एक आलीशान महल जो कि बेहद खूबसूरत था, पर महल के अंदर के माहौल कुछ और ही बयां कर रहे थे। हाल में एक लड़की जमीन पर गिरी हुई थी जो ज्यादा उम्र की नहीं थी, तब तक 24 साल की ही होगी। वह लड़की नहीं, उसके सामने एक लड़का खड़ा था जो कि उस उम्र में कुछ बड़ा था। उसके हाथों में पिस्तौल थी, जैसे कि उसने उसे लड़की पर तना हुआ था। वह लड़का बोला, इशिका, अब तुमने हद कर दी है और आज मैं तुम्हें अपने हाथों से मारूंगा, तुम्हारी जिंदगी खत्म होती है। इसी के साथ वहां गोली चली और वह लड़की वहीं गिर गई। वही उसे लड़की की लाश को दूर करे सभी देख रहे थे, पर किसी ने भी हिम्मत नहीं की आगे बढ़ाने की। तो आप लोग सुन रहे होंगे ये हुआ क्या? अभी हुआ ये कि अमीर परिवारों में से एक परिवार, राजवंश परिवार का छोटा बेटे ने ही अपनी बीवी को आज सबके सामने गोली मार दी थी। पूरा परिवार बस इशिका की मौत का तमाशा देख रहा था, किसी को भी उसे पर दया नाम की कोई चीज नहीं आई। वहीं इशिका, जिसकी मौत हो चुकी थी, वह खुद को एक काले अंधेरे बवंडर में पाती है जहां कुछ नहीं दिखता, उसे बस अपनी आवाज सुनाई दे रही थी। मैंने अपनी जिंदगी खुद बर्बाद किया, अब मुझे कुछ सिखा से निकलने का मौका मिला। जब मैं क्यों नहीं निकल पाई, तब मैं क्यों नहीं बदल पाई। मैं खुद ही अपनी जिंदगी बर्बाद करती है, मुझे वह सब नहीं करना चाहिए था। लेकिन इसमें मेरी क्या गलती है? मुझसे जो कहा गया मैंने वह किया, पर किसी ने मिल नहीं सुनी, तो क्या इसमें मेरी गलती है? क्या मुझे ऐसी मौत मिली थी? क्या मैं किसी का प्यार डिजर्व नहीं करती हूँ? क्या मेरा होना एक पाप है? क्या मुझे दूसरा मौका मिलेगा? अगर मिलेगा तो मैं जरूर बोलूंगी अपनी जिंदगी। कहते हुए उसकी आवाज इस अंधेरे में कहीं गूंजने लगी कि अचानक एक सफेद रोशनी वहां फैल गई और इसी के साथ उसके कानों में आवाज आई पंडित जी के मंत्र पढ़ने की। जिसके साथ उसने झट से अपनी आंखें खोली और खुद शादी के लाल जोड़े में देख और सामने शादी का नजारा देख वह कुछ कह पाई कि किसी सख्त हाथ ने उसका हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए खड़ा किया। इसके बाद वह हाथ उसे खींचते हुए उसके साथ फेरे लेने लगा। इशिका कुछ कह नहीं पा रही थी, उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वह तो मर चुकी थी, तो यहाँ कहाँ पहुंच गई हो और यह और उसके साथ किसकी शादी हो रही है। वह बस उसे इंसान के साथ फेरे लेते हुए चले जा रही थी। उसने खुद को संभाला और नजर उठाकर अपने दूल्हे को देखा, जिसे देख उसका दिल एक पल को थम सा गया, क्योंकि सामने कोई और नहीं, उसका पति कबीर राजवंश था, जिनकी नजरों में वही कठोरता और अकेलापन था। पर वह यहाँ पहुंची कैसे? वह तो मर चुकी थी ना, तो शादी के मंडप में अचानक कैसे कैसे क्या हुआ? उसके दिमाग में यही सारे सवाल चल रहे थे। उसने एक नजर पूरे हाल को देखा, जहां उसके परिवार से सिर्फ उसके चाचा और उनका बेटा की था, तो वही राजवंश परिवार के लोग दूसरी तरफ खड़े हुए थे। वह कुछ कहा या सोच पाती उससे पहले ही उसे किसी ने खींचकर बैठाया और अगले ही पल उसके मांग में सिंदूर भर दिया गया और कुछ सिंदूर उसके नाक पर जा गिरा, जिससे वह अपने सवालों से बाहर आए। और अभी वह कुछ और कर पाती कि उससे पहले एक बार फिर उसे उन हाथों की छुअन अपने गर्दन पर महसूस हुई और इसी के साथ उसके गले पर वह मंगलसूत्र लटक गया। इसके बाद पंडित जी की बात उसके कानों में गूंज गई, शादी संपन्न हुई, अब से आप दोनों पति पत्नी हैं, बड़ों का आशीर्वाद ले लीजिए। ये बात उसने हजम ही की थी कि एक बार फिर उसे हाथ में उसे पकड़ा और उसे मंडप से उठाकर अपने परिवार वालों की तरफ बढ़ गया और अपने माता पिता का आशीर्वाद ले वहां से जाने लगा। उसके साथ इशिका भी खींची चली गई। कबीर उसे महल के सबसे टॉप फ्लोर पर लेकर आया और एक कमरे में धक्का देकर दरवाजा बंद कर वहां से चला गया। वहीं इसी जो कि खुद को संभाल नहीं पाई थी और सीधे जमीन पर जगी थी, वह खुद को संभालते हुए खड़ी हुई और सामने आने की तरफ देखने लगी, जहां इस वक्त वह शादी के लाल जोड़े में थी और उसके मांग में सिंदूर था, गले में मंगलसूत्र। वही ये देखते हुए धीरे धीरे आने के पास आए और आईने पर हाथ रख, क्या मैं सच में जिंदा हूं? क्या मैं सच में पास में आ गई हूं? इतना कहने के साथ ही आंखों से आंसू बहने निकले और वह रोते हुए ही बोली, थैंक यू भगवान जी, मुझे एक और मौका देने के लिए। इस बार मैं कोई गलती नहीं करूंगी, इस बार मैं सब ठीक कर दूंगी। इस बार मैं पुरानी वाली वह खतरनाक बदतमीज विलन से शिका नहीं रहूंगी। बिस्तर पर आए और बैठते हुए अपने पुराने यादों को याद करने लगे, जिसमें उसकी शादी भी कुछ ऐसी ही हुई थी और उसे पिछली बार की तरह फिर से रूम में बंद कर दिया गया था। जिसे याद कर उसने कहा, ठीक है, अब इसी का बस इसी का ही रहेगी ना। वह मिसेज इसी का कबीर राजवंश है, नहीं वह इसी का भाटिया है। अब इसी का बस इसी का ही रहेगी और मैं जंगी। अब अपने खुद की जिंदगी भाड़ में जाए, परिवार भाड़ में जाए, दुनियादारी अब इसी का बस इसी का बनके रहेगी। कहते हुए उसके होठों पर एक प्यारी मुस्कान थी। उसने अब एक नजर उसे पूरे कमरे को डाला। ये कमरा कबीर का था, जहां कबीर की बड़ी सी तस्वीर लगी हुई थी, जिसे देखकर इसी का मुस्कुराए और बोली, तो मिस्टर कबीर, अब इसी का तुम्हें कभी परेशान नहीं करती, क्योंकि अब इसी का सिर्फ इसी का है, कोई इसी का भाटिया नहीं। इशिका को कैसे जीना है वह इसी का ही जानती है, तो अब किसी की पाबंदी नहीं, ना किसी की गुलाम हूं मैं, अब मैं सिर्फ मैं हूं। ये वह कह रही थी, तभी उसकी नजर बिस्तर की शायरी में रखे छोटे से म्यूजिक बॉक्स पर गई और बगल में रख फोन पर गई। वह उसे फोन को लेकर ही पहचान गई थी कि वह किसका फोन था। इशिका ने उसे फोन का उठाया और म्यूजिक बॉक्स ऑन किया और उसे फोन को देखने लगी। उसने ऑन किया तो उसे फोन में कोई पासपोर्ट नहीं था, जैसे देख मत हो रहा हैरान हुई, पर उसे बात को इग्नोर कर वह फोन में गाना सर्च करी, सॉन्ग्स दैट फील लाइक योर माय कैरेक्टर। इसके बाद उसने सामने आ रहे एक वीडियो पर क्लिक किया, जिसके बाद उसने म्यूजिक बॉक्स से उसे कनेक्ट किया और बस बॉक्स का वॉल्यूम तेज कर गाने के साथ ठुमकने लगी। हाँ देखा तो बोली है कितनी उतनी पर तेरी चीज है, बातें करे है करवी करवी फिर भी लजीज है। कहते हुए इसी का पूछ बनाकर अपने दोनों हाथ घुमा डांस कर रही थी। एक तेरे गुलाबों वाली बोतल शराब वाली टोटल तबाही वाला सीन है। क्या है? वह अपने थम्स अप बनाकर उसे अपने मुंह के पास ले जा ठुमक हुए गोल गोल घूमकर डांस करने लगी। उसका वह लाल वेडिंग लहंगा उसके गोल जी घूमने के साथ घेरा बना रहा था और वह बेहद खूबसूरत लग रहा था और उसके साथ उसके लंबे घने बाल भी लहरा रहे थे। हाँ दाएं बड़ी फन की करे है, नौटंकी, ये छोरी बड़ी ड्रामा क्वीन है, बड़ी बड़ी आंखें हैं, आंसुओं की टंकी है, छोरी बड़ी ड्रामा क्वीन है। कहते हुए वह अपने दोनों हाथ लहराते हुए डांस कर रही थी। इसी के साथ वह गाने की धुन के साथ आगे डांस करते हुए अपने ही मजे में थी। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसे सीसीटीवी से रिकॉर्ड किया जा रहा था और उसके हर एक मूव को कोई ध्यान से देख रहा था। वह आदमी शायद अपनी स्टडी रूम में था, जो कि अपने लैपटॉप पर चल रहे कमरे में नाचती हुई वह प्यारी सी लड़की को अपनी इंटेंसिटी से भरी नजरों से देख रहा था। इशिका के कुछ डांस मूव इतने ज्यादा सेंसुअल थे कि वह आदमी अपनी आंखों हाथ रख वही अपनी चेयर पर पीछे लेट बोला, यू आर मेकिंग मी क्रेजी प्रिंसेस। वह इधर इसी का काफी देर तक डांस करने के बाद वही बिस्तर पर लेट गई। वह पूरे पसीने से तरबुजल हो चुकी थी, पर उसके होठों पर एक असली मुस्कान थी और उसे सच में आज बहुत खुशी हो रही थी, जो उसने अपने पिछले जिंदगी में कभी महसूस नहीं किया था। वह बिस्तर पर अपने दोनों हाथ फैलाए हुए ही लेटी हुई ऊपर देखते हुए बोली, अब बस इसी का, अब तुझे अपने लिए देना है, बहुत कर ली जिंदगी बर्बाद, अब मैं बस मैं हूं, किसकी नहीं हूं। कहते हुए ही कुछ वक्त में उसकी नींद पड़ गई। नहीं, उसके सोने के कुछ वक्त बाद एक साया कमरे में आया और इशिका के पास जा उसे देखते हुए बोला, क्या तुम बदल गई हो इशिका? इतना कहकर कुछ पल वह उसकी बॉडी के साथ उसके प्यार चेहरे को देखते हुए बोला, इस बार मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। इतना कहकर वह उसकी फोरहेड पर एक लाइट किस देकर वहां से चला गया। अगले दिन इशिका की नींद इस कमरे में खोली। अब तक कमरे का दरवाजा उसके लिए खोला नहीं गया था और ना ही कोई उसके लिए कल रात को खाना लेकर आया था। वह कल से ही भूखी थी। ये देखकर उसने खुद से कहा, पिछले जिंदगी में भी मुझे इस चीज का सामना करना पड़ा था और फिर मैं जब बालकनी में गई थी। कहते हुए वह भी बालकनी की तरह बढ़ गई। तब वह सामने देखते हुए बोली, पिछले जिंदगी में मेरा पति और उसका भाई एक लड़की के साथ बैठे चाय पी रहा था और मेरा पति उसे लड़की का कुछ ज्यादा ही ख्याल कर रहा था। कहते हुए वह सामने गार्डन एरिया में बने एक चाय पीने वाले जगह पर गए, जहां दो लड़के और एक लड़की बैठी हुई थी और दोनों लड़के उसे लड़की का कुछ ज्यादा ही ध्यान रख रहे थे, जिसे देखकर इशिका के होठों पर एक कड़वे मुस्कान आ गई। पर वह खुद से बोली, क्या लगता नहीं है ये राजवंश दरवाजा खोलने वाले हैं, तो चलो इसी का ड्रामा शुरू करते हैं। इतना कहकर वह लोहे की रोड को पकड़ बालकनी के ऊपर खड़ी हुई और लोहे की रोड से अपना एक हाथ फंसा नीचे की तरफ झुकते हुए चिल्लाकर बोली, क्या राजवंशों के पास खाने की कमी हो गई है, जो नई नवेली आई हुई बहू को खाना नहीं दे रहे हैं और उल्टा कमरे में बंद कर दिए हैं। उसकी आवाज जैसे वहां गूंज गई और कुछ ही वक्त में वहां कई सारे लोग आ गए। नौकरों ने कविता, राजवंश, करण राजवंश को भी बुला लिया था। वही आवाज सुनकर वह तीनों जो कि चाय पी रहे थे वह भी आ गए थे। कविता जी इशिका की ऐसी हरकत देख बोली, इसी का यह आप क्या कर रही है? आप कोई बच्ची नहीं है जो ऐसी हरकतें कर रही है और आपकी क्या बोल रहे हैं हमारे खानदान के बारे में?
जिस पर इसिका एक तिरछी मुस्कान के साथ बोली, क्या कह रही हूँ सासू अम्मा? सही तो कह रही हूँ, अगर खाना नहीं है तो कोई नहीं, कमरे में क्यों बंद कर रखा है? प्लीज यह मत कहना कि दरवाजा अटक गया है, क्योंकि मुझे सच में नहीं लगा था कि मेरा ससुराल राजवंश परिवार जो नामी अमीरों में आता है उनके यहाँ का दरवाजा खराब है और अब तक किसी को खबर नहीं है। क्या ऐसा ही? अगर पैसों की तंगी हो गई है तो बता दो मुझे, मैं थोड़ी हेल्प कर दूंगी। कहकर वह हंसते हुए नीचे खड़े सभी लोगों को देख रही थी। वही उसकी ऐसी पागल जैसी हरकत देख उसे लड़की ने कहा, इसिका आप क्या कर रही है? ये पागल वाली हरकत मत कीजिए और आप हमारे खानदान के बारे में प्लीज ऐसी बातें मत कीजिए। जिस पर एक लड़का जो कि यही कोई 26 साल का होगा वह गुस्से से बोल कर दिया, ना शुरू इस लड़की ने ड्रामा, ये लड़की ही ऐसी है और रितिका तुम इस लड़की की हरकतों पर ध्यान मत दो, चलो मैं तुम्हें नाश्ता करवाता हूँ। ये कहकर वह चले जाने लगा पर रितिका ने कहा, नहीं चित्रांग, हमें उनकी मदद करनी होगी, वह गिर जाएंगे तो उन्हें चोट लग जाएगी और फिर हमारे ही खानदान का नाम खराब होगा। वह इतना कह रही थी कि इसी का जिसका एक हाथ उसे लोहे की रोड के से लिखता हुआ था और दोनों पर बालकनी पर थे और उसका शरीर बालकनी से बाहर हवा में झूल रहा था। अचानक उसका एक पैर फिसल गया और अब उसका शरीर बाहर आ गया था। वह किसी भी वक्त गिर सकती थी और वह डर चुकी थी। उसे तो बस थोड़ी मस्ती करनी थी, थोड़ा एडवेंचर चाहिए था, पर अब उसे सच में डर लग रहा था क्योंकि वह कोई ऐसी वैसी मंजिल पर नहीं थी, उसे महल की सबसे टॉप फ्लोर पर थी। और अगले ही पल उसका हाथ छूटा और वह गिरने को हुई कि उससे पहले किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे खींचकर अपनी बाहों में घर उसकी कमर का हाथ रख बेदर्दी के साथ उसकी कमर को दबाते हुए देखने लगा। वही इसी का जैसे कि अपनी कमर पर दर्द हो रहा था, वह उसके सीने पर हाथ रख उससे दूर होने की कोशिश करने लगी। जिस पर वह लड़का थी कि कोई और नहीं कबीर था, उसे और भी कसकर पकड़ धीरे से उसके कान के पास आकर बोला, करने का इतना शौक चढ़ा है तो कहीं और जाकर मारो, हमारे खानदान की इज्जत मत उछालो। इतना कहने के साथ वह उसके एयर लव को अपने मुंह में भर उसे हल्का शक्कर उसे गोद में उठाकर कमरे में आया। वही नीचे मौजूद लोगों ने जब यह नजारा देखा तो उनकी तो जैसे हलक पर जान आ गई थी। अगर जरा सी भी देरी होती तो आज बड़ा हादसा हो सकता था। कबीर उसे लेकर वॉशरूम में आया और उसे सबके नीचे खड़ा कर शावर ऑन कर उसके चेहरे पर चिपक रही उसके बालों को उसके चेहरे से हटकर बोला, फ्रेश होकर आओ। इतना कहकर वह बाहर चला गया। वही उसके कुछ देर बाद इसी का फ्रेश होकर सिर्फ एक टॉवल में खुद को लिपटे हुए बाहर आए। वही कबीर जो कि वही बैठा हुआ था, वही पल को इशिका को देखता रह गया। इसी का उसकी नजरों की तब खुद पर महसूस कर थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गई और जल्दी से क्लोजेस्ट रूम की तरह भाग गई। क्लासिक रूम में आकर वह एक अलमारी खोलती है जिसमें उसके लिए बहुत सारे महंगे महंगे कपड़े रखे हुए थे। हर एक डिजाइन की कुछ सलाह थी, तो कुछ कुर्तियां तो कुछ अनारकली सूट, वहां बस इंडियन वेयर ही थी, उनके अलावा कुछ और नहीं था। उसने जल्दी से एक मजेंटा कलर की सिंपल साड़ी निकाल और उसका ब्लाउज और सया पहनते हुए खुद को आईने में देखा। बोली, क्या इस जिंदगी में कुछ बदला हुआ? क्योंकि कबीर कभी भी मेरे इतने करीब नहीं आया था, पर आज तो उसने मुझे अपनी बाहों में उठा लिया था, मुझे बचाया। कहते हुए वह अपने पिछले जिंदगी की बातें याद करने लगी, जहां कबीर उसे हमेशा दूरी बनाकर रखना उसे छूटा भी नहीं था, पर आज न सिर्फ उसने उसे बचाया बल्कि अपनी बाहों में मैं उठाया भी औरत और उसे सिर्फ एक टॉवल में देखा। आज से पहले कबीर ने उसे ऐसे कभी नहीं देखा था। ये सब सोते हुए उसने जल्दी से अपनी साड़ी पहने और बाहर आई और कबीर के पास जाकर खड़ी हो गई अपना सर झुकाकर। जिसे देख कबीर सोफे से उठा और उसके हाथ पकड़ ड्रेसिंग टेबल के पास आया और उसकी सूनी मांग में सिंदूर भरते हुए कहा, दोबारा इसे लगाना मत भूलना। इतना कहकर वह दोबारा उसकी कलाई पकड़ उसे अपने साथ नीचे ले गया। वही इसी का बस हैरान थी, आज से पहले कबीर ने ऐसी कोई हरकत नहीं की थी, ना ही उसके करीब आया था, पर आज तो वह उसका हाथ पकड़ उसे लेकर जा रहा है। हाथ पकड़ उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसने अपने मन में ही कहा, कबीर इतना बदल कैसे गया, कुछ तो गड़बड़ है। कबीर उसे मिलकर सीधे महल के मंदिर में आया और भगवान के सामने प्रार्थना करने लगा। इसी का ये देखकर और भी ज्यादा हैरान हो गई क्योंकि वह जी कबीर को जानती थी, वह तो कभी मंदिर में आना पसंद ही नहीं करता था, पर यह कबीर तो खुद उसे लेकर मंदिर में आया था। इशिका ने अपने सारे ख्यालों को झटक भगवान की प्रार्थना में ध्यान देना लगी। कुछ वक्त बाद कबीर एक बार फिर इसी का हाथ पकड़ उसे लेकर अब महल के डाइनिंग एरिया में आया, जहां पहले ही परिवार वाले मौजूद थे। उसे एक जागृति की जो कि कबीर और चित्रांग की मां थी, इशिता के पास आई और हल्के गुस्से के साथ कहा, इसी का आपने ये जो हरकत की है उसे पता है, हम सब इतना घबरा गए थे, आप ऐसी हरकत कैसे कर सकते हैं? आप बहुत ही शांत सभ्य समझदार होगी, पर आपकी यह बचकानी हरकत देख हमें यकीन नहीं हो रहा है कि आप ही समझदार और शांत लड़की है। जागृति जी की बात का साथ देते हुए ऋतिक ने कहा, यह आपने बहुत गलत किया, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था और आपने हमारे परिवार के बारे में जो कुछ कहा वह बेहद बेकार था, आपको ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए था। इन सबके बीच अगर आपको चोट लग जाती तो। ये सुनकर इशिका ने अपना सर झुकाकर बोली, आई एम सो सॉरी, मुझे भी पता है मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था, पर आप लोगों ने मुझे कमरे में बंद कर दिया था। फिर इसी का अपना सर उठाकर सामने जागृति अच्छी नजरों से नजरें मिलाकर बोली, और मां मुझे माफ करना, अगर मैं आपकी उम्मीदों पर खड़ा नहीं हो रही, क्योंकि आप जैसे दुनिया वालों ने बताया मैं वैसी हूं तो सही, पर वैसी बनना नहीं चाहती हूं मैं, तो बस मैं बनना चाहती हूं, तो अगर आप लोगों को मेरी इन हरकतों से प्रॉब्लम होती है तो प्लीज आई एम सो सॉरी। ये सुनकर जागृति जी थोड़ा नर्म होकर बोली, अच्छा ठीक है, जो हो गया सो हो गया, अब उसे भूल जाए, आप इस घर की बहू है और आज आपकी पहली रसोई है, तो लिए आप कुछ मीठा बना लीजिए। जिसे सुन इशिका उनके साथ किचन की तरफ चली गई। जागृति जी ने के समय मौजूद कुछ नौकरों से इशिका की मदद करने को कहा। नाश्ता तो पहले ही बन चुका था, बस कुछ मीठा बनाना था इशिका को। वही इशिका नौकरों की मदद से सामान ढूंढ खीर बनाने लगी। कुछ वक्त बाद वह नौकरों के साथ सबके लिए खीर लेकर आई। नौकरों ने सभी के लिए नाश्ता लगाया। वही इशिका सभी को खीर देकर साइड में खाली होगा, जिसे देख जागृति जी ने उसे कबीर के बगल में बैठने को इशारा किया, जिस पर वो कबीर बगल में बैठ गई। फिर नाश्ते के बाद सभी ने इशिका बनाया हुआ खीर चखा। खीर खाकर जागृति जी ने मुस्कुराते हुए उसे अपने पास बुलाया और उसे 2 कंगन देते हुए बोली, प्लीज आपकी पहली रसोई का तोहफा, और आपकी खीर सच में बहुत ही स्वादिष्ट है। बस इसके बाद जागृति जी के अलावा उसकी खाने की तारीफ किसी ने नहीं की, जिसे देख उसने मन में ही मुस्कुराते हुए कहा, सब बिल्कुल वैसा ही है, बस आप ही मेरा साथ देती थी, पर मेरी हरकतों की वजह से आपको भी शर्मिंदा होना पड़ा था। आई एम सॉरी मां। कुछ वक्त बाद जागृति जी उसके पास आए और बोली, बेटा जाइए, जाकर आप पग फेरे की रस्म के लिए तैयार हो जाए। फिर वो कबीर की तरफ देखा, बोली, और कबीर आपको ले जाएगा। ये सुनकर इसी का भी आप कबीर की तरफ देखने लगे। उसे पता था कि अगर ना ही बोलने वाला है, पर इस बार कुछ अलग था। कबीर ने बिना उसकी तरफ देखे हाँ कहा और अपने फोन में कुछ मैसेज चेक करने लगा, जिसे देख वह खुद हैरानी से कबीर की तरफ देख रही थी। उसकी हैरानी साफ उसके चेहरे पर नजर आ रही थी और शायद कबीर को भी उसकी हैरानी का पता था, भले ही वह फोन में लगा हुआ था, पर उसकी नजरें इसी का पर ही थी। वही यह सुनकर जागृति इशिका को होश में रहते हुए बोली, बेटा जल्दी चाहिए, तैयार होकर आ जाए। ये सुनकर इशिका ने हाँ कहा और फिर अपने कमरे की तरफ ऊपर चली गई। कुछ वक्त बाद वो रेडी होकर नीचे आई और कबीर से थोड़ी दूर जाकर खड़ी हो गई। वही कबीर है जो कि शायद उसका इंतजार कर रहा था, पर लग नहीं रहा था लोगों को क्योंकि वह फोन में ही लगा हुआ था। वह बिना फोन से अपनी नजर हटाए इशिका के पास आया और अचानक उसकी कमर थम उसे अपने करीब खींच उसे लेकर बाहर चला गया। बाकी सभी के लिए वह अभी भी अपने फोन में लगा हुआ था। इशिका को इग्नोर कर रहा था, पर असल में उसकी नजर है तो बस इशिका पर थी, फोन तो बस बहाना था। हाल में बैठे हुए मिस्टर राजवर्धन राठौर जागृति जी के हस्बैंड भी हैरान, क्योंकि कबीर जो कि हमेशा शांत अकेला रहना पसंद करता था, ज्यादा किसी की टच बर्दाश्त नहीं कर पाता था, वह आज खुद से किसी के करीब गया था। कुछ वक्त पहले कबीर जिन्हें उन्होंने शादी के लिए बड़ी मुश्किल से मनाया था, वह आज इस शादी इतना आगे बढ़ गया था उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था। वही उनके बगल में बैठा हुआ उनका बड़ा बेटा जो कि कबीर का जुड़वा भाई चित्रांग था, वह बहुत ही घमंडी एटीट्यूड से भरा हुआ वह कबीर को इग्नोर कर रितिका की तरफ देखते हुए बोला, रितिका चलिए हम आपके कॉलेज छोड़ आते हैं। जिस पर रितिका अपने कमरे से अपना बैग लाकर चित्रांग का हाथ थाम बोली, थैंक यू चित्रांग जी, हमें कॉलेज छोड़ने के लिए रोज। पहले हम इस लड़की के बारे में बात करता है रितिका, दरअसल ये हमें 22 साल की है और इशिका के से 1 साल की छोटी।
ये बहुत ही मासूम इनोसेंट क्यूट है, पर क्या सच में? दरअसल इसे सालों पहले राठौर फैमिली ने अडॉप्ट किया था, उसके क्रूएल फैमिली से बचकर, और उसे बचाने वाली कोई और नहीं मैसेज राठौर यानी कि जागृति राठौर थी, जिन्हें ये रास्ते में मिली और उनके परिवार का बर्ताव देखकर उन्होंने फैसला लिया कि यह इन्हें अडॉप्ट करेंगे। राठौर फैमिली ने रितिका के बारे में पता लगवाया तो उन्हें पता चला कि यह उसे फैमिली की नाजायज बेटी थी, एक नौकरानी की, और उसके परिवार वाले उसे बहुत ज्यादा परेशान करते थे, जिस वजह से जागृति जी ने कोई बेटी ना होने पर उन्हें अपनी बेटी बनाने का सोचा। और एक और बात थी, इस घर के दोनों बेटे चित्रांग और कबीर दोनों को कहीं ना कहीं रितिका पसंद थी, उसकी मासूमियत, उसकी वह भोली आंखें, जिम न जाना दुनिया भर की मासूमियत के लिए वह लड़की फिरती थी। वह थी तो बेहद प्यारी और खूबसूरत, इसीलिए तो राठौर परिवार के दोनों बेटे उससे प्यार कर बैठे थे। पर हर बार दुनिया रितिका को चित्रांग के साथ ही मानती थी, रितिका से बहुत ज्यादा प्यार करता है, और राठौर परिवार ने भी यह ऐलान कर दिया था कि रितिका जल्दी उनके घर की बहू बनेगी। बिल इतना इंट्रो काफी है, आगे स्टोरी में और पता चलेगा। वही इधर गाड़ी में इसी का और कबीर के बीच शांति छाई हुई थी, दोनों में से कोई नहीं बोल रहा था, सामने ड्राइवर गाड़ी चला रहा था पर पीछे दोनों शांत बैठे थे, इसी का कुछ कह रही थी ना कबीर कुछ हलचल कर रहा था। करीबन 1 घंटे का रास्ता कहकर पहुंच रहे थे वह इशिका के घर। गाड़ी उनके बंगले के सामने आकर रुकी और कबीर इशिका का हाथ मजबूती से पकड़ उसे लेकर गाड़ी से बाहर आया। इसी का एक पल को उसे बंगले को देख डर से काम करके इसी बंगले से शुरू हुई थी उसकी जिंदगी और खत्म हुई थी राठौर पैलेस में। पर उसने अपने डर को जल्दी छुपा लिया, बन गई फिर वही इसी का शांत और बदतमीज, जिसके लिए वह रईसों के बीच मजाक का कारण और विलेनस थी। गाइस आई नो ये छोटा सा है, पर पहले मुझे स्टोरी की रिव्यू चाहिए, फिर मैं सोचूंगी आगे लिखाने का, और अगर थोड़ी ऐसी हाई और चाहिए तुम्हें भी चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। एक और बात, मैं अपनी स्टोरीज खुद से लिखती हूँ, मैंने किसी से कॉपी नहीं की है, तो प्लीज अगर किसी ने कॉपी डाला या कोई मेरी स्टोरी लिया तो मैं यूज कर ली दे सकती हूँ।